नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन ग्रेड थर्ड मैथ्स के पेपर का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो साथियों, जुड़ जाइएगा आप सभी लोग मेरे साथ। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं क्या है। जिन समंकों को अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से पहली बार संकलित किया जाता है उन्हें कहा जाता है। ऐसे डेटा जिन्हें अनुसंधानकर्ता घर घर जाकर अनुसूचियां भरवाकर प्रश्नावली के माध्यम से अपने स्तर पे जो आंकड़े तैयार करता है वो आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। कैसे आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जब इन आंकड़ों का प्रकाशन या फिर किताब में छपवा दिया जाए या फिर कोई यूएनओ की रिपोर्ट है या सरकारी दफ्तर से प्राप्त कोई आंकड़ा है, इस प्रकार के आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। लेकिन जब प्राथमिक स्तर पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं तो उनको कौन से आंकड़े कहा जाता है? प्राथमिक समंक कहा जाता है, प्राइमरी डेटा कहा जाता है उन आंकड़ों को। कैसे आंकड़े कहलाते हैं? प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। पहली बार संकलित करता है, पहली बार संकलित किया जाता है, वो कौन से आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, देखिएगा। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए, ठीक है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए। देखो, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं ये द्वितीयक समंकों को यूज में लेने से पहले क्या निश्चय कर लेना चाहिए आपको कि क्या ये आंकड़े विश्वसनीय है। देखो दोस्तों, द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, क्योंकि जो बेस होते हैं, जो पक्षपात होते हैं, वो उसमें झलक सकते हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो अनुसंधानकर्ता को खुद को पता होता है कि वो कितने विश्वसनीय हैं। जब उसने अच्छी तरीके से उनको तैयार किया है, कोई किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं छोड़ी है, तो उनमें विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों को जब कोई देखेगा, मैं कोई क्लास की अटेंडेंस लेकर आ रहा हूं, ठीक है, और वो अगर आप देख रहे हो क्लास की अटेंडेंस से, तो आपको एक मन में एक भय होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि कहीं ये आंकड़े सही हैं। इनमें विश्वास की कमी होती है द्वितीयक आंकड़ों में। जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जनसंख्या का कोई आप रिपोर्ट देखते हो कि इस देश में इतनी पॉपुलेशन है, तो क्या आपको उन पे देख के इस प्रकार से शक होना जायज सी बात है कि यार ये आंकड़े सही हैं क्या? तो इनमें विश्वसनीयता, क्या ये आंकड़े विश्वसनीय है क्या, इनका उपयोग करने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है क्या ये विश्वसनीय आंकड़े हैं क्या, कि ये आंकड़े अपने उद्देश्य के अनुरूप हैं क्या, ये भी जान लेना चाहिए। सेकेंडरी जो डेटा होते हैं, आपका जो पर्पस है उसके लिए पर्याप्त हैं क्या, ये चीज भी आपको जान लेनी चाहिए। क्या ये आंकड़े पर्याप्त हैं क्या? बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए द्वितीयक समंकों के उपयोग करने से पहले। क्योंकि कोई भी डेटा, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, मान लो आप जनसंख्या संबंधित कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें उन आंकड़ों को पढ़ने से पहले आपको ये जान लेने चाहिए कि यही हमारे लिए पर्याप्त है क्या, इतनी चीजें तैयार करें क्या हम, उनमें विश्वसनीयता, और साथ ही साथ क्या ये आंकड़े उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आप इन आंकड़ों को सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आंकड़ों का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए, वो तो चाहे प्राथमिक आंकड़ा हो चाहे द्वितीयक आंकड़ा हो, बिना उद्देश्य के आंकड़ा नहीं कहलाता है। दोस्तों, अगर एक बच्चा बस की जो रोड पे चलती हुई बसों को काउंट कर रहा है, तो वो इस प्रकार के आंकड़े नहीं होते, क्योंकि बच्चे का वहां पे कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। तो ये उपयुक्त सभी चीजें द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करने से पहले हमें जान लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट से रिलेटेड है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित है। जूतों का औसत आकार जानने के लिए उपयुक्त माध्य है, ठीक है। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माध्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक गणितीय माध्य होता है केंद्रीय प्रवृत्ति में, एक आपका मैथमेटिकल मीन होता है, एक आपके पास में गणितीय माध्य होता है, और एक आपके पास में कौन सा माध्य होता है? स्थितिक माध्य होता है। एक गणितीय माध्य होता है और एक कौन सा माध्य होता है? स्थितिक माध्य होता है। गणितीय माध्य के तीन प्रकार होते हैं। समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन होता है, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन, और हार्मोनिक माध्य हरात्मक माध्य होता है, ठीक है। लेकिन स्थितिक माध्य के दो प्रकार होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है माध्यक, मध्यक भी बोल सकते हैं इसको। एक तो होता है माध्यिका। क्या होती है? माध्यिका मीडियन होती है,
और एक आपके पास में होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। ठीक है, देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के ये दो स्थितिक माध्य हैं, ये ऐसे माध्य होते हैं कि जिनका जो उपयोग है, देखो माध्यिका का उपयोग होता है गुणात्मक मूल्यों आदि, ईमानदारी, चतुराई आदि बताने में यूज किया जाता है। और बहुलक का जो यूज होता है वो होता है कि जो जैसे कोई कपड़ा फैक्ट्री है या जूता फैक्ट्री है, इन सब में बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान है जिसको यूज में लिया जाता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वही आर्टिकल है वो सबसे ज्यादा बनाना चाहिए किसी भी कंपनी को। तो बहुलक के जूतों का आकार आदि में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप प्रयोग में लिया जाता है? बहुलक काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कौन सा माध्य सीमांत मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? कौन सा माध्य सीमांत मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधु। कौन सा माध्य सीमांत मूल्यों से, चरम मूल्यों से कौन सा मान ऐसा है जो सर्वाधिक प्रभावित होता है? देखो माध्य जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का, जो माध्य जो मान होता है ये चरम मूल्यों से, माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। और जो बहुलक होता है, बहुलक चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है। बहुलक चरम मूल्यों से क्या होता है? न्यूनतम प्रभावित होता है। ठीक है, तो कौन सा सीमांत मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो सर्वाधिक प्रभावित होना जहां भी पूछे, जनरली एग्जाम में प्रश्न ये भी बहुत आयात से पूछा जाता है। अभी अभी आपके वन रक्षक वगैरह में ये भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है। तो न्यूनतम प्रभावित तो बहुलक होता है, लेकिन माध्य सर्वाधिक प्रभावित होता है। आपको यहां पे सर्वाधिक प्रभावित होने वाली बातें पूछी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य का ही प्रकार होता है माध्य, अर्थमेटिक मीन का ही रूप होता है औसत और माध्य दोनों। ठीक है, तो इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हो और माध्य भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि समूहीकरण की रीति का प्रयोग माध्य से करते हैं। ठीक है, समूहीकरण ग्रुपिंग की जो नेचर होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? देखो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो पहला माप है, जो आपका मतलब सर्वोत्तम माप भी कहलाता है, माध्य होता है, वो चर के प्रत्येक मूल्य को बराबर महत्व देता है। ठीक है, चर के प्रत्येक मूल्य को बराबर महत्व देने का काम होता है माध्य का। ठीक है, उसके बाद में एक आपके पास में आता है माध्यिका। ठीक है, और एक आपके पास में आता है बहुलक। बहुलक में ग्रुपिंग की रीति पाई जाती है, क्योंकि बहुलक में आपने देखा होगा ग्रुप बनाए जाते हैं कि 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ऐसे ग्रुपिंग का जो काम होता है वो सिर्फ बहुलक का होता है। तो समूहीकरण की रीति का प्रयोग किस माध्य से करते हैं? बहुलक से करते हैं। ठीक है, इनको सबको माध्य ही क्यों बोल रहा है? किस माध्य से करते हैं? क्योंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। क्या होते हैं बंधु? केंद्रीय प्रवृत्ति के, या तो गणितीय माध्य या समांतर माध्य। तो बताओ, सॉरी गणितीय माध्य या स्थितिक माध्य? ये दोनों स्थितिक माध्य, पोजिशनल मीन है, ये मैथमेटिकल मीन है, तो सारे के सारे माध्य ही, लेकिन एक है समांतर माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक। ठीक है, तो जो इसमें ग्रुपिंग की नेचर सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन होता है? बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 116 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सारणीयन हेतु असत्य है? ठीक है, टेबुलेशन के लिए कौन सा गलत है? टेबुलेशन के लिए आपको गलत चीज पूछी है, तो स्टेटमेंट पढ़िएगा आप। आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु सारणीयन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। डेटाज का जो स्टैटिकल एनालिसिस है उसके लिए टेबुलेशन की आवश्यकता होती है, सारणीयन की आवश्यकता। सारणीयन की आवश्यकता आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह पंक्तियों न कि खानों के बीच में तुलना की सुविधा देता है। यह पंक्तियों के बीच में और खानों के बीच में, ये पंक्तियों नहीं कि खानों के बीच में, पंक्ति और इसमें जो रो और कॉलम होती है उसमें पंक्तियों में तुलना के बीच में क्या देता है? ये संबंध देता है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट इसके बाद में जटिल आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भी जटिल आंकड़े होते हैं जिनमें पिक्टोग्राफ वगैरह काम में नहीं लिए जा सकते, जिसमें बार ग्राफ वगैरह काम में नहीं लिए जा सकते, जिसमें हिस्टोग्राम वगैरह काम में नहीं लिए जा सकते, ऐसे कुछ जटिल आंकड़े, मान लो कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है आंकड़ों में, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जा रही है, तो वहां टेबुल ही बनती है। जनसंख्या संबंधित आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं तो वो टेबुलेशन के माध्यम से कलेक्ट किए जाते हैं। साक्षरता के आंकड़े हैं वो आपके इस प्रकार से आयत चित्र के माध्यम से दर्शाए जा सकते हैं, दंड चित्र, दंडालेख के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाए जा सकते हैं।
लेकिन जो आंकड़े जो कलेक्ट करने वाला जो मतलब ऑब्जर्वर होता है वो सबसे पहले सारणियन के माध्यम से ही आंकड़ों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो आंकड़ों के चित्रमयी प्रदर्शन हेतु सारणियन, आंकड़ों के चित्रमयी प्रदर्शन हेतु पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन हेतु सारणियन काम में नहीं लिया जाता, पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आंकड़ों के सारणियन के लिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो बंधु, जनगणना प्रतिवेदनों से अल्पसंख्यकता पर संग्रहित आंकड़े क्या कहलाते हैं। जनगणना प्रतिवेदन होते हैं, उनसे अल्पसंख्यकता पर संग्रहित आंकड़े होते हैं। अगर जनगणना प्रतिवेदन क्या होते हैं, जो भी आपकी जनगणना कलेक्ट की जाती है, ऐसे जो आवेदन होते हैं उनसे आप अल्पसंख्यकता पर आंकड़े कलेक्ट कर रहे हो। बताओ, अगर मैं आपको कह दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें से जो टॉपर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट करना है, आपको अलग से छांटना है, तो ये तो इस प्रकार का द्वितीयक आंकड़े हो गए। कैसे आंकड़े हो गए, द्वितीयक आंकड़े हो गए। जो आप परगणक द्वारा जो इकट्ठे किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद में इनको जो उपयोग में लेता है उसके लिए ये कौन से आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्या है, थोड़ा सा हिंदी वर्ड अगले में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसका इंग्लिश वर्जन है वो ज्यादा बेटर रहेगा। आवर्ती आयत चित्र हिस्टोग्राम निम्न प्रकार की श्रेणियों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, श्रेणियां जो आपकी होती है व्यक्तिगत श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत श्रेणी जो होती है उसके लिए आयत चित्र बनता नहीं है। ठीक है, कौन सी श्रेणी के लिए आयत चित्र नहीं बनता है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आयत चित्र नहीं बनाया जाता। पहली श्रेणी होती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आयत चित्र नहीं बनता, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हिस्टोग्राम नहीं बनाया जाता, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है, केवल व्यक्तिगत डेटा होते हैं। उसके बाद में बंधु आपके पास में आती है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी आती है। खंडित श्रेणी होती है, उसके दूसरे दो नाम और होते हैं बंधु, असतत और अवर्गीकृत। क्या होते हैं, असतत और अवर्गीकृत, पता होगा आपको, असतत और अवर्गीकृत। ठीक है, डिस्क्रीट जो सीरीज होती है उसके लिए आयत चित्र नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल ही नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज में क्लास नहीं होती है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या नहीं होती, क्लास इंटरवल नहीं होता। तो क्लास नहीं होता तो इसमें आयत चित्र नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देन उसके बाद में जो आती है अगली आती है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी के लिए आयत चित्र बनता है। अखंडित श्रेणी के लिए क्या बनाया जाता है बंधु, आयत चित्र बनाया जाता है। इसके दूसरे नाम होते हैं सतत या वर्गीकृत, कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी इसको बोला जाता है। अखंडित श्रेणी के लिए आयत चित्र बनाया जाता है, लेकिन अखंडित भी दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है अपवर्जी, क्या होती है, अपवर्जी श्रेणी होती है, और एक होती है समावेशी श्रेणी। क्या होती है, समावेशी श्रेणी होती है। समावेशी श्रेणी में जो क्लास होती है वो किस प्रकार से होती है, जैसे 10 से 11, 12 से 15, इस प्रकार से क्लास होती है। किसी भी क्लास का अपर लिमिट होती है, वो अगली क्लास की लोअर लिमिट नहीं हो सकती, वो उसी में शामिल होता है। और जो अपवर्जी श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, जैसे 10 से 11, 11 से 20, ऐसे श्रेणियां होती है, 20 से 25, ऐसी को अपवर्जी बोली जाती है। तो अपवर्जी श्रेणी के लिए ही आयत चित्र बनता है। कौन सी श्रेणी के लिए, अपवर्जी श्रेणी के लिए ही आयत चित्र बनता है। फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना, अपवर्जी श्रेणियां जो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, उसी के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको पहले, इंक्लूसिव है समावेशी है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। आप कहोगे सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11 से 12 है तो इसको 11.5 लिख दो, इसको 11.5 लिख दो, इसके इंटरवल है जो बीच का, इसका आधा करके उसमें जोड़ दो और इसमें से घटा लो। तो समावेशी श्रेणियों के लिए भी आयत चित्र नहीं बनाया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको अपवर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो खंडित श्रेणी के लिए बनाया जाता है, खंडित को अपन सतत भी बोलते हैं। और सतत के लिए देखो, सतत आवर्ती श्रेणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज तो आपको समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी सीरीज तो समझ में आ रही है। एविंशिन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, क्या होता है, कंटिन्यूअस। इस शब्द का मतलब ही सतत होता है, आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा इसका अच्छे से, तो इसको सतत बोलते हैं। ठीक है, खंडित के लिए बनता ही नहीं है, व्यक्तिगत के लिए आयत चित्र बनता ही नहीं है, काल श्रेणी जो टाइम सीरीज होती है उसके लिए भी नहीं बनता। तो ये तो बनता है तो सतत के लिए बनता है। कौन सी के लिए बनता है, सतत। ये थोड़ा सा हिंदी का वर्ड है अविच्छिन्न, मतलब जो सतत, अविच्छिन्न मतलब जो सतत, असतत ना हो, जो असतत ना हो मतलब सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आयत चित्र हिस्टोग्राम आपका, इसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी बारंबारता बंटन के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट आपको एल दे रखी है। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या दे रखी है, एल दे रखी है। क्लास इंटरवल जो होता है,
क्लास जो होती है उसकी लोअर लिमिट एल दे रखी है और अपर लिमिट में क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। तो किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो वहां पे मिड वैल्यू प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मिड वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगर किसी भी क्लास की उच्च सीमा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो मध्य मान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मध्य मान प्राप्त होता है। और बंधु ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले, इसको वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड वैल्यू को वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसकी निम्न सीमा एल है, इस वर्ग का मिड वैल्यू एम है, तो इसकी उच्च सीमा मैंने एक्स मान ली। उच्च सीमा क्या मान ली मैंने? एक्स मान ली। और उच्च सीमा मैंने अगर एक्स मान ली तो मुझे ये बताओ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टे 2 करेंगे तो मिड वैल्यू क्या आ गई? एम। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल प्लस एक्स बराबर कितनी एम होगी? 2m। तो x बराबर कितनी हो गई? 2m माइनस कितनी? l। ये लीजिएगा साहब, आपके पास में x का मान आ गया 2m माइनस l, जो कि कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में पड़ा है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला की माध्यिका मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो मीडियन कैसे ज्ञात की जाती है, मीडियन कैसे ज्ञात की जाती है, आपकी मजदूरी क्या क्या कैसे कैसे दे रखी है, वर्ग जो आपको दे रखे हैं वर्ग वो किस फॉर्मेट में दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपके ये वर्ग यहां पे नोट कर लेता हूं। वर्ग दे रखा आपको 5 से कितना? 15। 5 से 15 वर्ग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ग आपको 15 से 25 दे रखा है। 15 से क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। देन उसके बाद में अगला वर्ग 25 से क्या है? 35 है। 25 से 35 भी दे रखा है। फिर 35 से 45 दे रखा है। 35 से क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। फिर 45 से क्या दे रखा है? 55 दे रखा है। देन उसके बाद में 55 से कितना दे रखा आपको? 65 दे रखा है। ये तो आपको वर्ग दे रखे हैं 55 से 65। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? साथ ही साथ इनकी फ्रीक्वेंसी बता दीजिएगा क्या क्या दे रखी है। पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10। तो 4, 6, 10 और उसके बाद में है 5, 3, 2, 5, 3 और 2। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि ये आपकी सतत श्रेणियों के लिए, कौन सी श्रेणियों के लिए? सतत या अखंडित श्रेणी के लिए माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले हमें सीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सीएफ। और ये हम जो सीएफ निकालते हैं ये से कम की सीएफ निकालते हैं। कौन सी सीएफ निकालते हैं? से कम की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहले बताओ 4 और बताओ 25 से कम कितने बच्चे होंगे? 4 और 6 को सबको जोड़ लो 10। और बताओ 35 से कम कितने होंगे? 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। और 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 और 3 28। 28 और 2 कितना? 30। तो इसको आप एन बोलते हो। क्या बोलते हो? एन बोलते हो। और यही बराबर होता है सिग्मा एफ के। बंधु ध्यान रखना, सभी फ्रीक्वेंसियों का योग किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि से कम वाली सीएफ में प्रश्न आ सकता है। से कम की संचयी बारंबारता में लास्ट का जो डेटा होता है वो सभी फ्रीक्वेंसियों के योग के बराबर होता है। प्रश्न बनता है बहुत ही अच्छा। से कम की संचयी बारंबारता में जो सबसे लास्ट का जो डेटा होता है वो सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। और से अधिक में जो स्टार्टिंग का डेटा होता है वो सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो चलो आ जाइएगा यहाँ पे। आपको माध्यिका का सूत्र क्या होता है अखंडित श्रेणी के लिए? माध्यिका का सूत्र होता है m बराबर l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कई जगह सीएफ के नोटेशन है ये अलग अलग दिए जा सकते हैं। ईएफ लिख देते हैं, कई जगह कुछ लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी रहती है इसके बारे में। तो एल क्या होती है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कौन सा होता है? माध्यिका वर्ग होता है n/2। माध्यिका वर्ग होगा n/2। निकालो तो n/2 करूंगा मैं तो बताओ 30/2 करना पड़ेगा मेरे को। और 30/2 करूंगा तो 15 आएगा। 15 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है? 20। 15 से ठीक बड़ी सीएफ का जो संगत वर्ग है वो माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग होगा तो ये माध्यिका होगी तो इसी में। देखो बंधु ये माध्यिका इसी में होगी तो इसको अपन कहेंगे माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर तो कितनी आ गई? 25 आ गई। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल तो 25 आ गई। ठीक है, प्लस का चिन्ह। ओके, इसका मतलब ये 25 से 35 के बीच में बिलोंग करेगी माध्यिका। ठीक बात है, ये माध्यिका वर्ग पकड़ में आ गई। और यहां अब ऑपरेशन होगा बैठ के तो बताएगा n/2 30/2 कितना हो गया? 15। ओके, माइनस सीएफ। सीएफ होती है माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता।
ये होती है CF। क्या होती है? CF। तो 10 हो गई, 15 माइनस 10। माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी ये F होती है, तो ये 10 हो गई। इंटू क्लास इंटरवल भी कितना है आपके पास में? 10 का है। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है इनकी, 10 से 10 कट गया, तो ये देखो कितना आ गया, 25 प्लस 15 में से 10 घटाओगे 5, तो टोटल कितना आ गया? 30। और इसकी माध्यिका जो है आपके पास में है वो कितनी आ गई? 30 आ गई। तो माध्यिका 3 अलग अलग श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका होती है दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में, दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच का पद माध्यिका होगी, सम है तो बीच के दो पदों का औसत ही माध्यिका कहलाती है। देन उसके बाद में आपकी आती है अगली श्रेणी, खंडित श्रेणी, जिसको असतत या अवर्गीकृत बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए माध्यिका का सूत्र होता है, सबसे पहले CF निकालें और n/2 से ठीक बड़ी CF का संगत डेटा ही माध्यिका होती है। लेकिन यहां संगत डेटा नहीं है, संगत क्लास वर्ग है, करस्पॉन्डिंग क्लास वर्ग है। तो इस वर्ग के लिए माध्यिका निकालने का सूत्र होता है m प्लस m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपको बहुलक निकालने से संबंधित दे रखा है। बहुलक का देखो प्रश्न क्या है, दिए गए इसके लिए आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो बंधु, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है? हाँ जी, आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले ये श्रेणी कैसी है मुझे ये बताओ। ये व्यक्तिगत श्रेणी है क्या? ये व्यक्तिगत तो नहीं है साहब, ये व्यक्तिगत श्रेणी तो नहीं है। व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है तो फिर उसके बाद में ये कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये खंडित श्रेणी है आपकी, डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट व्यक्तिगत श्रेणी में जो सबसे अधिक बार आता है वही डेटा बहुलक कहलाता है। और डिस्क्रीट सीरीज में जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। मैं तो आपको ये बता दूं बंधु, जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें कोई भी डेटा जो सबसे ज्यादा बार आता है वो ऑब्जर्व हमें करना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुलक एक ऐसी चीज है जिसको ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। एकमात्र ऐसा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है जिसको अपन ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं, निरीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी है? ये मजदूरों की संख्या 9 है, तो यहां पे मजदूरी, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, मजदूरी का बहुलक ज्ञात करना है। तो मजदूरी का बहुलक यहां पे कितना होगा? 75 होगा, क्योंकि यही डेटा की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी। और बंधु बताओ, यही अगर क्लास इंटरवल हो जाता, यही अगर क्लास इंटरवल हो जाता, तो क्लास इंटरवल होते ही बहुलक का सूत्र Z वाला लगता, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या लगता? H। लेकिन ये सूत्र किसके लिए लगता है? अखंडित के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? कॉन्टिन्यूअस के लिए लगता है, अखंडित के लिए लगता है, सतत के लिए लगता है, वर्गीकृत के लिए लगता है। किसके लिए लगता है बंधु? वर्गीकृत। ये तीनों नाम एक ही होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? अगला क्वेश्चन है बहुलक दे रखा आपको। क्या दे रखा है? बहुलक दे रखा है आपको, माध्यिका दे रखी है, तो समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिएगा बंधु, इनमें रिलेशन क्या होता है? बहुलक बड़ा भाई, बहुलक आपको दे रखा है। Z बराबर क्या होता है? Z बराबर सूत्र होता है, एक ही रिलेशन इनमें ध्यान रखना होता है। Z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार, होता है कि नहीं होता है? Z होता है बहुलक। Z क्या होता है बंधु? बहुलक। बहुलक को अपन किससे लिखते हैं? Z से। माध्यिका को मध्यक या m से लिखते हैं, और माध्य को किससे लिखते हैं अपन? x बार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? x बार से। तो Z का मान आपको निकालना था, सो सिंपल बताइएगा। Z का मान अगर आपको, सॉरी, समांतर माध्य बहुलक तो दे रखा है, और आपको इतना भी पता होना चाहिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि माध्यिका एक ऐसी चीज है जो इन दो भाइयों के बीच में रहती है। माध्यिका कभी भी बहुलक और माध्य दोनों से बड़ी नहीं हो सकती और दोनों से छोटी नहीं हो सकती। तो प्रेडिक्शन कर लेते हैं अपन। एक बात बताओ, बहुलक आपको 63 दे रखा है, माध्यिका से छोटा है, तो माध्य इस माध्यिका से क्या होगा? बड़ा, 77 से बड़ा होगा। सारे के सारे 77 से बड़े दे रखे हैं, तो चालाकी वाला प्रश्न है। तो बताओ बहुलक कितना दे रखा आपको? 63 दे रखा है। 3 इंटू मीडियन कितनी दे रखी है आपको? 77 दे रखी है, माइनस 2 इंटू एक्स बार। ओके, 2x बार को तो इधर ले आता हूं मैं। ओके, ये हो गया 7 21, 7 21 और 2 कितना हो गया? 23, माइनस कितना हो गया? 63। ये 2x बार बराबर कितना हो गया? 11 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा? 8 बचेगा आपके पास में। और ये 2 में से 6 नहीं घटता, तो 12 में से 6 घटाओगे 6, 168। तो x बार बराबर आ गया 2 का भाग 8 बार 4, 84।
तो यहां पे माध्य आपके पास में कितना आ गया, 84 आ गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, आपको समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य क्या चीज होती है बंधु, एक्स बार ही होता है समांतर माध्य, और माध्य का आपको मीडियन दे रखी है। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुलक आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, बहुलक पूछ लिया। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, फिर वही बात, z बराबर क्या सूत्र होता है, z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार। ये ध्यान रखना, तीन माध्यिकाएं होती है, माध्यिकाओं का दबदबा होता है भैया यहाँ पे इस सूत्र में, माध्यिकाओं का बोलबाला चलता है, माध्यिकाएं ज्यादा होती है। ये बहुलक तो इनका दुश्मन है, तो इसको अलग ही पटक रखा है। तो बताओ ये 3m 3 इंटू माध्यिका कितनी दे रखी है, 130 माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना 146 दे रखा है। तो ये 13 390 माइनस से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये हो गया 2 और 1 2, सॉरी सिर्फ 2 कितना, हाँ जी 10 में से 2 गया, कितना बचा, ये 8 बच गया आपके पास में। ठीक है, ये 8 में से 9 नहीं जाता, 18 में से 9 गया तो कितना 9, तो ये 98 आ गया आपके पास में, इसका क्या आ गया, बहुलक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और कौन सा सही है। पहला कह रहा है बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित तो होता है, लेकिन बहुलक न्यूनतम प्रभावित होता है। क्या होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है बहुलक के। माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से नहीं भाई, माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से नहीं, ओजाई वक्रों से ज्ञात किया जाता है। ओजाई वक्रों से माध्यिका ज्ञात की जाती है, ये भी गलत है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, ये बात सही है, क्योंकि बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर, बहुलक का मान उन आंकड़ों पर निर्भर करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। बहुलक चर के प्रत्येक मान को बराबर महत्व देता ही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, जो ज्यादा राइट है इसमें, क्योंकि तीसरा तो इसमें श्योर, दूसरा तो इसमें श्योर गलत है, ठीक है, और तीसरा इसमें श्योर सही है, और पहला भी इसमें कुछ कुछ संभावना है अंश से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, व्याख्याता परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो ज्यादा सही आंसर माना गया है वो थर्ड माना गया है। जो ज्यादा मतलब प्रीफर कर रहा है इस क्वेश्चन को, वो कौन सा कर रहा है, थर्ड कर रहा है। थोड़ा बहुत फर्स्ट में भी अंश मात्र सही है, क्योंकि ये बहुलक सीमांत आंकड़ों से न्यूनतम प्रभावित होता है चरम मूल्यों से। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याएं x और y का समांतर माध्य आपको दे रखा है 29.5। दो संख्याओं का समांतर माध्य 29.5 है, तो x प्लस वाई का योग कितना होगा। तो x प्लस वाई का योग होगा, राशियों का योग होता है राशियों का औसत इंटू उनकी संख्या। 29.5 इंटू 2, 29 दूना 58 और 1 के कितना हो जाएगा 59, तो 59 हो जाएगा। और कह रहा तीसरी संख्या को शामिल कर लिया जाए तो 20.5 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस तीसरी संख्या z को शामिल कर लिया जाए तो 20.5 हो जाता है, इंटू 3 कर दो, 20 3 60 और 1 61, 61 पॉइंट कितना हो गया 5। तो बताओ ये तीसरी संख्या कितनी है, ये तीसरी संख्या एक्स्ट्रा कितनी आई है। अगर इसमें देखा जाए तो 61.5 में से आप 59.0 घटाओगे तो ये आ जाएगा 5, तो 5 और 11 में से 2 घटा 9 घटा 2 बचेगा, 2.5 आपकी तीसरी संख्या है। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगला 126 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा, देखो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। देखिएगा, ये स्टैटिक्स है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलती है ये चीज। ठीक है, और इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन सा कथन गलत है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। किस में पूछा गया है, व्याख्याता संस्कृत विभाग में पूछा गया है। ये संस्कृत विभाग व्याख्याता 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा कथन गलत है, और इसमें गलत कथन पूछा है। आ जाएगा, अपन 1 बाय 1 ऑप्शनों पे चर्चा करते हैं। दिमाग आपका चकरा जाएगा इस प्रश्न को देख के, लेकिन इसमें कुछ चीजें थी, ऑब्जेक्शंस थे, ऑब्जेक्शंस उठने चाहिए। लेकिन बात है 2020 की, कोविड का दौर चल रहा था, किसी ने शायद देखा नहीं होगा, और देखा है तो किसी ने आलस कर लिया होगा, यार कौन इसमें पंगा लेगा, और बोर्ड ने इसका संस्कृत डिपार्टमेंट में इसका आंसर मान बैठा। और अभी मैं आपको बता दूं इतने प्रमाण इसके कि इसका जो राइट आंसर है
वो कौन सा होना चाहिए इसका, और इसके ऑप्शनों का विश्लेषण मैं आपको कर देता हूं। और इन फ्यूचर दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या करके आना है और उसके बाद में क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड भी अपने आप में कम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड भी हाल फिलहाल कंप्यूटर टीचर की एग्जाम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में 64 सेंटीमीटर देके और 2 साल बाद में कितनी इंक्रीज होगी वो % प्रतिशत वाला किसी को याद है? तो उसमें ऑप्शन थे 2 साल बाद में 81 होगी, लेकिन वर्दी कितनी होगी 64 से 81, 17 सेंटीमीटर, और ऑप्शन किसी में भी 17 नहीं थे, इंक्रीज था इंग्लिश मीडियम में भी। और वहां पे 72, 81, 75 और 76 दे रखा था, तो 81 को दे देना चाहिए था, वो बोनस वहां पे नहीं मानेगा उसको बोर्ड, ठीक है। वर्दी होने से क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड अपना डिसीजन सर्वोपरि रखता है। तो ये क्वेश्चन देखो, आयत चित्र सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस के लिए बनता है, ये सतत के लिए बनता है। आयत चित्र व्यक्तिगत के लिए तो मैं बता चुका हूं, व्यक्तिगत के लिए आयत चित्र, व्यक्तिगत के लिए आयत चित्र नहीं बनता, व्यक्तिगत के लिए आयत चित्र नहीं बनता, खंडित के लिए नहीं बनता है बंधु आयत चित्र, खंडित के लिए आयत चित्र नहीं बनता है, खंडित के लिए भी आयत चित्र नहीं बनता है, वो बनता है तो अखंडित के लिए बनता है। और अखंडित में आपके सतत के लिए, अखंडित में एक नाम होता है सतत, एक नाम होता है वर्गीकृत। तो सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति होती है। बिल्कुल ये बात क्या है बंधु, सही है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो इसमें राइट आपके सतत वाली के लिए बनता है, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा, सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समानुपाती होती है। आपको पता होनी चाहिए कि सतत टेबल कैसी होती है। सतत टेबल में आपके वर्ग होते हैं, क्या होते हैं बंधु, वर्ग होते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 10 से 20 का वर्ग है, जैसे 20 से 50 का वर्ग है, और उसी प्रकार से 10 से 20 का वर्ग है, 20 से 50 का वर्ग है, इसकी फ्रीक्वेंसी में मान लेता हूं कि 10 है, ठीक है। और 20 से फिर अगली फ्रीक्वेंसी 20 से 50 की ले ली, वर्ग की 5 ले ली, फिर 50 से 70 की ले ली अपने फ्रीक्वेंसी 4, फिर 70 से 75 की ले ली हमने, 70 से 75 की फ्रीक्वेंसी ले ली 3। ऐसे यही तो होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए बनता है दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल पर निर्भर करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, आप फ्रीक्वेंसी इधर लिख दोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फ्रीक्वेंसी इधर आपने लिख दी, और इधर लिख दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस प्रकार से लिख दिया। तो पहला दंड कितने का बनेगा, 0 से 20 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये टॉप पर जाएगा 9 और 10 से। ऐसे 10 से 20 का जो आयत चित्र है वो आपके पास में 10 पे इधर टॉप पे जाएगा। इसको 10 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, कड़ी कोई बड़ी चीज नहीं है, 10 से 20 से, ठीक है, ये तो मेजरमेंट है। और 20 से 50 वाला दंड, 20 से 50 वाले दंड की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 पे ये 20 से 50 वाला होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आयत चित्र में ये 20 से 50 हो गया, और फिर 50 से 70 की 4 फ्रीक्वेंसी है, 50 से 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, और 70 से 75 की 3 है, तो 70 से 75 की 3 हो गई, ये लो 80 से पहले रोक लिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, आयत चित्र कहलाता है। तो आयत चित्र में दंड की जो चौड़ाई होती है, जो डी होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है दंड की, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, वर्ग अंतराल पर निर्भर करती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दंडों की ऊंचाई वर्ग की संगत बारंबारता की बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जो इनके दंडों की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तभी ऊंचाई ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी ऊंचाई भी ज्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी 70 से 75 की है, तो देखो इसकी ऊंचाई सबसे कम है कि नहीं है। तो दंड की ऊंचाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। बिल्कुल ये जो ऑप्शन है वो दमदार है, सत्य है। लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें राइट माना गया है, और हम भी इसका चौथा ऑप्शन ही राइट मानेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक बात है। तो बताओ, आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी दरार संभव नहीं है, ये बात भी क्या है, सत्य है। ये बात भी क्या है बंधु, सत्य है। आयत चित्र पहली बात तो बनता कौन सी के लिए है, सतत में। लेकिन आपका क्रॉस क्वेश्चन यहां से ये होगा कि सर सतत श्रेणियां भी 2 प्रकार की होती है, आपको पता हो तो। हां बेटा जी, मेरे को पता है सतत श्रेणी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपवर्जी, एक तो एक्सक्लूसिव होती है, और एक इंक्लूसिव होती है, समावेशी। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अपवर्जी श्रेणी कौन सी होती है, जिसका वर्ग होता है 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 ये वाली अपवर्जी होती है। समावेशी कौन सी होती है? 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ऐसे। इसकी ऊपरी सीमा निम्न सीमा नहीं होती। तो तुम कहोगे 20 और 21 के बीच में दरार होगी, बिल्कुल होगी, आपकी बात सही है। लेकिन बेटा जी साफ साफ ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि ये जब आपकी इंक्लूसिव सीरीज होती है तो उसको सबसे पहले आयत चित्र बनाने के लिए इंक्लूसिव को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। आयत चित्र समावेशी के लिए नहीं बनता, उसको अपवर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये किताबी लैंग्वेज है, मेरी खुद की मनगढ़ंत लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। तो अपवर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, और अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके दंडों के बीच में दरार संभव हो ही नहीं सकती, कभी भी दरार संभव नहीं होती। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। लेकिन कई बार इसको आयत को दंड आलेख से तुलना करवा लेता है। आयत चित्र तो अपने आप में ठोस आकृति बनती है, कैसी बनती है? ठोस। लेकिन कई बार इसको दंडों से कंपेयर कर लेते हैं कि लो साहब ये गैप आ गया बीच में, लो साहब बाकी आगे सेम चल रहा है। अरे गैप कैसे आ गया बीच में? क्योंकि ये बनता ही किसके लिए है? अपवर्जी के लिए बनता है। तो ये नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा माना गया आप देख लीजिएगा, संस्कृत विभाग 2020 की एग्जाम में इसका राइट आंसर कौन सा माना गया है? फोर्थ ऑप्शन माना गया है, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है, आपको भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं इसका। आपने उस समय पे रिट क्यों नहीं लगाई? उस समय पे कहां थे अपन लोग सब? 2020 में घरों में बंद थे सारे। किस में बंद थे? घरों में बंद थे। इसकी जब आंसर की सितंबर, मुझे अप्रोक्स थोड़ा बहुत याद है, सितंबर में इसकी 8 सितंबर के करीब शायद इसकी आंसर की आई थी। और उस समय ये क्वेश्चन क्या था? ये आपका चौथा ऑप्शन इसका राइट था। तो मैं इसका राइट आंसर कौन सा मानूंगा? अभी चौथा मानूंगा, क्योंककि इसका बोर्ड ने मान रखा है, संस्कृत डिपार्टमेंट ने मान रखा है। तो ऐसा पर्सन आए, उम्मीद है ऐसा पर्सन आए एग्जाम में, और फिर एक अपने आप में कि ब्लंडर मिस्टेक हो और फिर इस पे विवाद खड़ा हो। तो आप ध्यान रखना, इस पर्सन को नोटेड कर लेना, इस पर्सन को इसका राइट आंसर कौन सा दे देना? इसका राइट आंसर फोर्थ दे देना। दरार संभव नहीं है, लेकिन फिर भी माना है साहब बोर्ड ने कि दरार संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप फोर्थ लेके चले अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लो साहब, ये क्वेश्चन भी एचएम की एग्जाम में आ गया 2021 में। ये क्वेश्चन एचएम एग्जाम 2021 में आया है। किस में आया है? एचएम हेडमास्टर परीक्षा 2021 में। ये लो, ये 2021 एचएम की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। एचएम 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। एचएम 2021 में ये प्रश्न आया। तो क्या है ये प्रश्न? देखो, आय एक आपको दे रखा है। एक वर्ग चित्र में परिवार की मासिक आय और खर्चे का विवरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 127 और 128 का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि कपड़ों पे व्यय 2000 है, तो मद अन्य पर व्यय कितना होगा? कपड़ों पर 24 डिग्री है, तो कपड़ों पर 24 डिग्री है, तो 24 डिग्री बराबर 2000 हो जाएगा। तो मद अन्य पर व्यय कितना होगा? अन्य मद का भी कितना है? 42 डिग्री। तो 42 डिग्री बराबर कितना होगा? अब 42 डिग्री बराबर होगा 2000 बट्टे 24 इंटू कितना? 42। तो बताओ, इसको काट देंगे अपन, सॉरी 2 का भाग 12 बार, इधर 2 का भाग 1000, ये सिंपल बना लिया। और इधर 6 का भाग 2 बार, और 6 का भाग 7 बार, और 2 का भाग इधर अब 500 बार, 5 7 3500। तो मद अन्य पर वे इसका कितना हो जाएगा? 3500, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही एचएम का क्वेश्चन, और इसका ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक वर्ष की कुल बचत कितनी होगी? ये जितने भी दे रखे हैं ये मासिक है रे बंधु। कैसे हैं? ऊपर आप डायरेक्शन जो दे रखी है उसमें देख लीजिएगा, ये मासिक है। कैसे हैं? ये सारा का सारा झमेला मासिक है, ये मंथली है सारा झमेला। और ये अगर मासिक है तो आपको एनुअल इसकी बचत पूछी है, एक वर्ष की कुल बचत। तो एक वर्ष का वे कितना है? 2000। यहां से ले लेते हैं इसको, ये भी थोड़ा सा है लेकिन छोड़ो इसको। यहां भी अपन ले लेते हैं इसको, कितना? 2000 रुपए। तो यहां पे वे कपड़ों पर 2000 है, तो 24 डिग्री बराबर कपड़ों पर 2000 है। तो ये यहां पे बचत भी कितनी है? 24 डिग्री। तो 24 डिग्री बराबर बचत कितनी होगी? 2000। ये बचत भी 2000 होगी, लेकिन ये मासिक होगी। कैसी होगी बंधु? मासिक होगी। तो आपको वार्षिक अगर पूछी है तो 12 से गुणा कर दो, 2000 इंटू 12 कर देंगे, 12 दूनी कितनी हो जाएगी? 24,000 हो जाएगी। तो 24,000 कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला है संख्याओं के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन संख्याओं के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इन संख्याओं को आप, अगर आपको माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह निकालना है तो इन संख्याओं को माध्यिका के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, आरोही क्रम में लिख लो, क्योंकि माध्यिका इनको आरोही क्रम में लिखवा के मानेगी। तो माध्यिका के लिए 5 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार 5, 6 भी इसमें 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार 6 है, 2 बार 5 है और 2 बार क्या है, 6 है। चलो ठीक है। इसके बाद में 7 एक ही बार है और 8 कितनी बार है, इसमें 3 बार है, 8 3 बार है इसमें, ये लो 8 3 बार हो गए और फिर 10 आ गया। ठीक है, हाँ जी बताओ इनमें। यहां पे ये पूछना चाह रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। माध्य होता है बंधु सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x होगा 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 10 बट्टे कितना, इनकी संख्या कितनी है, 4 और 4 8 और 1 9। तो ये सब को आप जोड़ोगे तो 63 आएगा बट्टे 9। माध्य कितना आ गया, 7। x बार बराबर 7 आ गया। और यहां से माध्यिका कितनी आएगी, माध्यिका बीच का पद होती है, 4 इधर छोड़ दो 4 इधर छोड़ दो, ये माध्यिका। तो माध्यिका 7 आ गई। बहुलक जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, बहुलक इसमें मिलेगा समूहीकरण की प्रवृत्ति। देखो इसमें समूह बना लेता है ये। तो बताओ पहला कह रहा है माध्य माध्यिका के बराबर होगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये आप कहोगे फिर माध्यिका तो माध्यिका और माध्य और बहुलक के बीच में होती है, ये बराबर कैसे हो गई। सममित श्रेणियों के लिए लागू ये बात नहीं होती। माध्य बहुलक के बराबर है क्या, ये स्टेटमेंट गलत है, माध्य बहुलक के बराबर नहीं है। माध्य माध्यिका से बड़ा है क्या, माध्य बड़ा नहीं, बराबर है माध्यिका के। माध्य बड़ा है बहुलक से, माध्य बड़ा नहीं है बहुलक से, बहुलक बड़ा है माध्य से। तो राइट आंसर सिर्फ फर्स्ट ही होगा। निम्न में से कौन सा समंक बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लिए, बिंदु रेखीय प्रदर्शन है समंक का, आयत चित्र। कौन सा समंक बिंदु रेखीय प्रदर्शन के है, आयत चित्र। बिंदु रेखीय प्रदर्शन आयत चित्र से कैसे किया जाता है थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे बारंबारता बहुभुज बनाते हैं, आप आयत चित्र बनाते किसके लिए हो, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। ये इस प्रकार से, इसमें ये इस प्रकार से मान लो कोई आयत चित्र है आपका, क्या है, ये आयत चित्र है, ये इस प्रकार से ये आयत चित्र है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, हर वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ये वर्ग चिन्ह निकाल के फिर इनको सीधी लाइनों से मिलाते हैं। ये बारंबारता बहुभुज होते हैं, इसे आगे के वर्ग में मिला दिया जाता है। इस प्रकार से ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, बारंबारता बहुभुज बनता है। तो ये बिंदु और रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शन निम्न में से किसमें किया जाता है, आयत चित्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में एक बंटन दे रखी है आपको, ठीक है, और ये बंटन दे रखी है और इसमें देखो ये तो सिंपल कंसेप्चुअल प्रश्न है। ये बंटन की माध्यिका 52.80 है, अगर इसकी मीडियन 52.80 है तो इसका माध्यिका वर्ग क्या है, माध्यिका वर्ग क्लास ऑफ मीडियन। क्लास ऑफ मीडियन क्या होती है, जिस वर्ग में मीडियन बिलोंग करती है। और माध्यिका आपको 52.582 दे रखी, 80 दे रखी है, तो माध्यिका 52.80 कौन से वर्ग में होगी, इस 40 से 60 के बीच में होगी। जिस वर्ग में माध्यिका बिलोंग करती है वही क्या होता है, क्लास ऑफ मीडियन होता है, माध्यिका वर्ग होगा। तो यहां माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, 40 से 60 होगा। कुछ भी आपको सीएफ वगैरह निकालने की आवश्यकता इसमें नहीं थी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है, देखो ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। इस प्रश्न में अगला क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर आपको, इसमें आपको यह कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित दंडालेख एक महाविद्यालय विभिन्न संकाय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। महाविद्यालय में कुल संख्या क्या है, अरे कुल संख्या जोड़नी है तो विज्ञान में कितनी है 200, वाणिज्य में कितनी है 300, कला में कितनी है 500, मिला लीजिएगा इसको, कला में 500, इधर 300 200, और विधि में कितनी है, ये बीचों बीच मिलेगी, एक तो 150, और शिक्षा में कितनी है, ये कितनी है यहाँ पे 100। अब बताओ भाई मुझे टोटल कितनी है, 500 और 300 800 और 200, ये 1000 हो गया, 1100 1250, तो टोटल कितना हो गया
1250 कुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ऐसे प्रश्न जो एग्जाम का प्रश्न है ये, ठीक है, ऐसे प्रश्न कोई मीन में कैसा नहीं छोड़ते। ये 1250 ही ऑप्शन में है, 1100 वाला ही कोई डेटा ही नहीं दिया है आपको इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, सेकंड इसका राइट आंसर होगा 1250। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि माध्य विचलन सबसे कम किसमें होता है, मीन डेविएशन सबसे कम किसमें होता है। देखो बंधु, 3 लाइन याद रखनी होती है आपको। पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं, माध्य विचलन सबसे कम पूछा है। पहली बात, माध्य से लिए गए पद विचलनों, माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग, माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग शून्य होता है। माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग क्या होता है, शून्य। नंबर एक बात, 3 बात मेरी याद रख लो, बस बात खत्म है, ठीक है। हाँ जी, दूसरी बात है, माध्य से लिए गए, माध्य से लिए गए, माध्य से लिए गए पद विचलनों, माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग, वर्गों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बाद में। माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। यह सम्मित श्रेणियों के लिए लागू नहीं होती भाई, बात फिर बता रहा हूं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, माध्यिका से माध्य विचलन, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह है माध्यिका से माध्य विचलन, मीन डेविएशन, माध्यिका से माध्य विचलन हमेशा न्यूनतम प्राप्त होता है। माध्यिका से माध्य विचलन हमेशा न्यूनतम प्राप्त होता है। ये 3 बातें याद रख लो भाई। इनका प्रूफ तो लंबा चौड़ा है, लेकिन प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाइनें याद हो जानी चाहिए आपको। सीधी पूछेगा, माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग 0 होता है। पद विचलन होते हैं स्टेप डेविएशन अबाउट मीन, स्टेप डेविएशन अबाउट मीन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। बातें दोनों सेम टू सेम है। माध्य से लिए गए पद विचलनों का योग 0, माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम। और माध्य का ले बैठी माध्य विचलन को, किसको ले बैठी, माध्य विचलन को ले बैठी। माध्यिका से माध्य विचलन है, माध्यिका से माध्य विचलन हमेशा क्या आता है, न्यूनतम आता है। लाइनें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, ये माध्य विचलन को कोई नहीं ले बैठी, सिर्फ माध्यिका ले बैठी। कौन ले बैठी, माध्यिका ले बैठी माध्य विचलन को, और इसने न्यूनतम मान बना दिया। इसका कौन सा मान बना दिया, न्यूनतम मान बना दिया। ये माध्य विचलन अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। माध्यिका से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन। तो ये माध्य विचलन जो होता है, मीन डेविएशन जो होता है, वो मीन डेविएशन जो मिनिमम प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, माध्यिका से। इमोशन क्रिएट करो कि माध्य विचलन को कौन ले बैठी, माध्यिका ले बैठी। ना तो माध्य से ये बस में आया, ना बहुलक से ये बस में आया, माध्यिका ले बैठी साहब इसको तो, माध्य विचलन को तो। और माध्य विचलन कहां कहां, देखो माध्य कहां कहां काम कर रहा है। माध्य से पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम आता है। पद विचलनों के वर्गों का योग 0 थोड़ी आ सकता है, ना बाबा ना। वर्गों का योग 0 कब आने लग गया, पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम, और पद विचलनों का योग हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, माध्य विचलन सबसे कम होता है माध्यिका से। किससे, मीन डेविएशन माध्य विचलन के बेटा। तन तो माध्यिका ले बैठी, रतन तो कौन छोड़ा, माध्य विचलन है। माध्यिका बस में नहीं आई तो कुण कुण के को नहीं आई, बहुलक और माध्य के बस में को नहीं आई। अब बीच में बैठी रहे, एक गार्ड हठिन एक गार्ड हठिन बीच में, ठीक है। तो ये माध्यिका सिर्फ किसको ले बैठी, बहुमाध्य विचलन को ले बैठी। किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव किसमें पड़ता है, बहुलक में। और समांतर माध्य कहां है, उसमें क्या पड़ता है, सर्वाधिक पड़ता है। क्या पड़ता है,
सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक चॉइस है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। और बहुलक अगर आपको चॉइस दे रखा है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। तो चलो देख लेते हैं। बहुलक इस श्रेणी का आपको दे रखा है और ये वापस वही सतत श्रेणी आ गई। सतत श्रेणी का बहुलक होता है z बराबर, सतत श्रेणी में बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, z बराबर, दोस्तों z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग होता है जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है। और यहां पे आपको बहुलक चॉइस दे रखा है, तो बहुलक कौन से वर्ग में है चॉइस, ये बता दो मुझे। चॉइस कौन से वर्ग में है, 20 से 30 के बीच में। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता ये F1 हो गई, इसके पीछे F0 और इसके आगे F2 हो गई। चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आ जाओ भाई। L बहुलक कितना दे रखा आपको, 24 दे रखा है, तो 24 इसका बहुलक। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी, 20 प्लस बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी, 27 माइनस बहुलक वर्ग की बारंबारता के अगला बारंबारता कितना है, F0 पिछला कितना है, 23 अपॉन में 2 इंटू आपकी 27 आ जाएगी, तो 2 इंटू 27 माइनस F0 कितनी है, F0 है 23 और F2 कितनी है, सॉरी F0 23 और F2 आपके पास में है ही नहीं, इंटू वर्ग अंतराल कितना है यहां पे 10 का है। चलो आ जाओ भाई इधर। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन जैसे ही अपन करेंगे, ये 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ऊपर कितना है बताओ, 27 में से 23 घटेगा तो 4 इंटू कितना 10 अपॉन में कितना है, 27 दूनी 54, 54 माइनस कितना हो गया, ये 54 माइनस 23 और माइनस F2 आ गया। चलो ठीक है, 4 से 4 कट ही गया सीधा सीधा, ये इधर आ जाएगा बग के। तो 54 में से 23 घटाई लेते हैं सीधा अपन, तो ये 1 बचेगा, 3 31 माइनस F2 बराबर आपके पास में, ये तो इधर चला गया, 31 माइनस F2 बराबर 10 आ गया। तो F2 बराबर कितना आ जाएगा, 31 में से 10 घटेगा कितना, 21, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट। ये सतत अवर्गीकृत अखंडित श्रेणी के लिए बहुलक निकालने का सूत्र होता है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, तो 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, तो 10 का टोटल कितना होगा। 10 प्रेक्षणों का माध्य अगर 16 दे रखा है तो 10 का कुल कितना होगा, 10 का कुल हो जाएगा 10 इंटू 16 बराबर 160 हो जाएगा। जांच करने पर पता चला कि 2 अंक 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 गलती से लिख लिया, तो होना चाहिए था 8 और 7, 8 और 7 टोटल कितना आना चाहिए था, 15 होना चाहिए 15, लेकिन उसकी जगह है कितना, 6 और कितना 4, तो 4 और 6 कितना है, 10 है, 10 है। तो इनको तो हटाओ और इनको शामिल करो। तो बताओ, दिमाग की बात तो ये है कि 10 हटाओ और 15 को शामिल करो, इससे अच्छा है 5 और जोड़ दो, 5 और जोड़ दोगे तो 165/10। अब नया मीन आ जाएगा 16 पॉइंट कितना 5, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में, n समुच्चयों का उनके माध्य से विचलनों का बीजीय योग है। माध्य से लिए गए पदों का बीजीय योग हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अभी अभी लिखाई थी 3 लाइन, माध्य से लिए गए पद विचलनों का बीजीय योग हमेशा क्या आता है, माध्य n समुच्चयों का उनके माध्य से लिए गए माध्य विचलनों का बीजीय योग कितना आता है, 0 आता है। तो माध्य से अगर माध्य विचलन निकालोगे तो बीजीय योग कितना आएगा, माध्य से पद विचलन है ये, यहां पे क्या है बंधु, n समुच्चयों का उनके माध्य से लिए गए उनके माध्यम से विचलनों के बीजीय योग क्या होता है, माध्य से पद विचलनों का योग हमेशा क्या आता है, 0 आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका दे रखी है और कुल बारंबारता 20 है, तो x और y के बीच में संबंध बताना है आपको। माध्यिका आपको कितनी दे रखी है, 14.4,
14.4 है तो वो माध्यिका कौन से वर्ग में है? इस वर्ग में है। और ये वर्ग कौन सा होगा? माध्यिका वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा? माध्यिका वर्ग होगा। और मुझे एक बात बताओ, माध्यिका का सूत्र क्या होता है? मीडियन बराबर होती है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या आती है? H। और ये माध्यिका आपको दे रखी है 14.4, तो माध्यिका का मान रख दो सूत्र में। ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए होती है, अवर्गीकृत के लिए। तो बताओ सतत के लिए माध्यिका का सूत्र 14.4। एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 12 प्लस n/2। सभी बारंबारताओं के योग के बराबर ही n होता है, सिग्मा एफ ही n होता है। तो n/2 करोगे तो 20/2 कितना? 10 माइनस माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता और माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये तो कितनी आ गई? 5 आ गई। कुछ चीजें तो आपके पास में पड़ी है। एच कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? देखो 6 का है। कितने का है? 6 का। सीएफ निकालनी पड़ेगी साहब। अब सीएफ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीएफ होती है माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। तो सीएफ के लिए ये तो 4 आ जाएगा और यहां आएगा 4 प्लस एक्स। और ये 4 प्लस एक्स ही माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की सीएफ होती है। तो 4 प्लस एक्स। ओके, अब बताओ मुझे, ये 14.4 में से 12 घटेगा तो 2.4, तो ये तो 2.4 आ गया यहां। तो 2.4 बराबर 10 में से 4 घटाओगे 6 माइनस एक्स बट्टे 5 इंटू कितना? 6। 5 24 5 120 तो 12 आ गया। 12 बराबर 6 माइनस एक्स इंटू कितना है? 6। 6 का भाग 2 बार, तो x इधर आएगा तो प्लस का 4 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4। x का मान 4 आ गया। अब बताओ इन सभी बारंबारताओं का योग कितना है? 20 है। सभी बारंबारताओं का योग 20 है, तो 4 प्लस 5 प्लस y प्लस 1 बराबर 20। अब मुझे ये बताओ, 4 और 4 8 और एक 9, 9 और 5 14, 14 घटाओगे तो y बराबर कितना आ गया? 6। अब इनको रख के चेक करो कि कौन सा संतुष्ट करता है। 2x बराबर 3y, पहला ऑप्शन रख के संतुष्ट कर रहा है क्या? 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y, पहले ऑप्शन से चेक कर रहा हूं। 2 इंटू एक्स का मान 4, 3 इंटू वाई का मान 6, 36 18, 4 दूनी 8, कभी भी बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन 3x बराबर 2y, लो भाई सेकंड ऑप्शन से 3x बराबर 2y, 3 इंटू एक्स का मान 4, 2 इंटू वाई का मान 6, तो ये 12 बराबर कितना आ गया? 12। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? सही है, जो संतुष्ट करता है। तो ये दोस्तों आपके ये मैथ्स के टोटल क्वेश्चन थे L2 के आपके, वो हमने सॉल्यूशन इनका कर लिया। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।